नमस्ते बच्चों, मैं बलराम मीणा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टीरियो साइंस एकेडमी में। आज अपन लेक्चर नंबर 6 की बात करने वाले थे। कल अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। आज अपन बात करने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोगों की, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एप्लीकेशन में कौन कौन से एप्लीकेशन अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो एल्किल कार्बोकेटाइनों की स्टेबिलिटी, एल्किल कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन्स, एल्किल कार्ब एनाइनों का स्थायित्व है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य, क्षारों की सामर्थ्य, एल्कोहलों की अम्लता और कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता। ये 6 एप्लीकेशन है जो अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक एक एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन अपनी एल्किल कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन्स। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कार्बोकेटाइन्स होते क्या हैं। जैसे मान लो कि कार्बन और ये कार्बन है, ये तो सहसंयोजक बंद हो गया, ये जब टूटेगा तो फिर रेडिकल बन जाते हैं। परंतु अगर कार्बन के साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कमान कार्बन से ज़्यादा है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था और एक्स पे माइनस चार्ज आ गया था। ये कल अपन ने बता दिया था। टूटने के बाद में ये बना कार्बोकेटाइन। और अपन को पता जो कार्बोकेटाइन होता है, इस कार्बोकेटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, और ऐसे समूह जो कार्बोकेटाइनों का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको भी कम कर देंगे, वो उसकी स्थायित्व को कम कर देंगे। तो जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं उसके स्थायित्व को प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जो समूह होते हैं वो तो बढ़ाते हैं, और माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो घटाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्लस आई प्रभाव वाले समूह होंगे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, जबकि माइनस आई प्रभाव वाले इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको कम करेंगे, मतलब स्थायित्व को कम करेंगे। ठीक है, तो मैंने यही बताया है यहाँ पे देखो कि प्लस आई प्रभाव कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई प्रभाव स्थायित्व को कम कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्रभाव और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 माइनस आई प्रभाव। मैंने यहाँ पर लिखा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल कार्बोकेटाइन्स का। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 1 डिग्री क्या होता है। तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आया कैसे है। ठीक है, देखो इधर ये अपना 3 डिग्री होता है। देखो ये वाला, ये कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। ये लो, इसको 3 डिग्री बोला मैंने। क्या बोला? 3 डिग्री। ये अपना 2 डिग्री होता है, ये पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3। ये तुम्हारा 1 डिग्री होगा। अब सुनो इधर आप लोग, देखो ये स्थायित्व का क्रम मैंने बताया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे। तो कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव के 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई लगेंगे और यहाँ पे 1 प्लस आई प्रभाव लग रहा है। तो जहाँ पर प्लस आई प्रभाव समूहों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सबसे लास्ट में मैंने मेथिल लिख दिया था, तो ये अपना मेथिल कार्बोकेटाइन होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री किसको बोलते हैं, कैसे होते हैं, आप लोग सब जानते हो, वैसे भी 12th में पढ़ के आए हो। तो मैंने लिख दिया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग डाल देना एल्किल प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, या तो एक एक कर लेना। तो पहला एप्लीकेशन डालो एल्किल कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व। तो वीडियो को रोक के इसको आराम से आप नोट कर लेना। सेकंड अपना है कार्ब एनाइनों का स्थायित्व। कार्ब एनाइन का स्थायित्व, तो सीधी सी बात है, जो इफेक्ट अपन ने पढ़ा ना उसका उल्टा कर दो कि जो इफेक्ट, अब कार्ब एनाइन कहते किसको, ये आपको फिर बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, कि कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान कार्बन से कम हो, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे मान लो कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो H पे प्लस आ जाएगा और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही खूब सारी है, तो इसको कम करने वाला जो ग्रुप होगा वो तो इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कौन करता है? माइनस आई इफेक्ट कम करता है, और प्लस आई वाला क्या करता है? बढ़ाता है। तो जो बढ़ाएगा वो तो इसके स्थायित्व को कम कर देगा,
क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी सारी है। तो अपन बोलते हैं कार्ब एनाइन के स्थायित्व के बारे में कि जो -I प्रभाव वाले जो समूह होते हैं, -I प्रभाव एल्किल कार्ब एनाइन के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि +I प्रभाव कार्ब एनाइन के स्थायित्व को कम करता है। तो अपन लिखेंगे कार्ब एनाइन का स्थायित्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I प्रभाव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/+I प्रभाव। ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना। इसको बोला जाता है समानुपाती -I प्रभाव और इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती 1/+I प्रभाव। तो कार्ब एनाइनों का स्थायित्व की मैं बात कर रहा हूँ, -I प्रभाव बढ़ेगा तो कार्ब एनाइन का स्थायित्व बढ़ेगा और +I प्रभाव बढ़ेगा तो कार्ब एनाइनों का स्थायित्व कम होगा। यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया एल्किल कार्ब एनाइनों के स्थायित्व का क्रम। तो ये जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे ये है मेथिल, ये तुम्हारा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो सीधी सी बात है भाई, जितने ज़्यादा, अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये तो बढ़ाने वाले ग्रुप है और जो बढ़ाएगा वो इसके स्थायित्व को कम कर देगा। तो यहाँ बढ़ाने वाले 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0। तो जहाँ कोई भी बढ़ाने वाला नहीं है उसका स्थायित्व ज़्यादा, जहाँ 1 है उसका स्थायित्व थोड़ा कम। तो इस तरह से स्थायित्व का ये घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ज़्यादा मेथिल कार्ब एनाइन का स्थायित्व होता है, फिर 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। तो आप लोग वीडियो को रोक के आराम से लिखना कार्ब एनाइनों का स्थायित्व और इसमें लिख लेना -I प्रभाव वाला जो समूह होता है वो एल्किल कार्ब एनाइन के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि +I प्रभाव +I इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन को कम कर देता है। ठीक है, अगला अपना पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य की अगर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर अम्लता आती कब है, यह आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखो इधर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस H को अगर ये निकाल दे कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलेट आयन बच जाता है और इस तरह से इसमें अम्लता आती है। तो बचता क्या, कार्बोक्सिलेट आयन बचता है, नेगेटिव चार्ज है। तो सीधी सी बात है कि जो -I इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे ना, -I प्रभाव वाले समूह, तो वह इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे और इधर खींचेंगे तो ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेगा H को। अब H का इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचेगा तो H को ये प्लस के रूप में बाहर निकाल देगा और जितना आसानी से H+ बाहर निकल जाएगा इसकी अम्लता का मान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, अम्लता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करेगा वो तो अम्लता को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कौन करता है, -I प्रभाव वाला। अगर मान लो गलती से +I प्रभाव वाला जुड़ गया इसके साथ तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व देता है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। अब ऑक्सीजन जो है ना उसको इसके खींचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कार्बन बोल रहा है मेरे पास है ना, मैं दे रहा हूँ ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा और ये H+ निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा ही नहीं तो इसकी अम्लता कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि -I प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं, जबकि +I प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अपन लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य को +I प्रभाव वाले समूह बढ़ा देते हैं, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब भी कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ जाता है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है। बात सही भी है, मैंने यहाँ लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I प्रभाव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1/+I प्रभाव। तो मैंने यहाँ पर देखो घटता हुआ क्रम लिखा है -I प्रभाव का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपन को पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, तो इसका -I प्रभाव भी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे -I प्रभाव कम हो रहा है अम्लीय सामर्थ्य भी कम हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ -I प्रभाव का घटता हुआ क्रम और अम्लीय सामर्थ्य का, अम्ल सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम भी हो जाएगा, ये अम्ल सामर्थ्य का घटता क्रम भी होगा ये। तो अपन इसको लिखते हैं अम्ल सामर्थ्य का घटता क्रम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं +I प्रभाव की। ये बात तो होगी -I इफेक्ट की। -I इफेक्ट क्या करता है, बढ़ाता है।
अब प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। तो अपन बोल रहे हैं प्लस आई प्रभाव वाले समूह कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य को कम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एथिल ग्रुप लगा हुआ, और अपन को पता है एथिल ग्रुप की का प्लस आई प्रभाव CH3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी प्लस आई है और यहाँ कोई प्लस आई नहीं है, तो इधर से इधर जब जाते हैं तो प्लस आई प्रभाव का क्रम घटता है, मतलब प्लस आई प्रभाव कम होता है। और मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य कम होगी, और जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव कम होगा अम्लों की सामर्थ्य बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये इधर से इधर जाओगे आप लोग तो आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव कम हो रहा है, तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रही है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम और अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम, अम्ल सामर्थ्य का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो ये आप लोगों का इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का। अब अगला इफेक्ट जो अपना है वह है स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, क्षारों की सामर्थ्य। तो अब देखो बेस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं अमोनिया की बात करने वाला हूँ एक तो, और एक 1 डिग्री एमएन की बात करने वाला हूँ। ये 1 डिग्री एमएन हो गया, इस पर आर लगा देंगे तो, और ये 2 डिग्री एमएन हो गया, इस पर 2 आर लगा देंगे तो इसमें क्षारों के अंदर बेसिसिटी आती कहाँ से, तो ये बोला जाता है कि वे यौगिक जो अपना लोन पेयर डोनेट आसानी से कर देते हैं उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होती है, यही तो बोला गया। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जितना आसानी से देगा उसकी क्षारीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी। तो आप लोग खुद बताओ कि ये प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से कहाँ दे देगा, जहाँ पर 2 प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं वहाँ पर लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दिया जाएगा, और जब लोन पेयर आसानी से दे दिया जाएगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कि 2 प्लस आर इफेक्ट लगने की वजह से 2 डिग्री की अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होती, फिर 1 डिग्री की होगी, और फिर तुम्हारी अमोनिया की होगी, क्योंकि अमोनिया के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि कोई सा भी इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर यहाँ पे मैंने लिखा है अमोनिया तथा एमिनो की क्षारकता को प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा समझाया जा सकता है। ओके, और एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो की क्षारकता अमोनिया से अधिक होती है। यह देखो अपन ने देखा 2 और 1 डिग्री की जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से ज़्यादा होती है। क्यों होती है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि जो 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है इनके साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ होता है जो प्लस आई प्रभाव वाले समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे तो ये अपना लोन पेयर जो होता है, नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसको आसानी से दे देगा। ठीक है बच्चों, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण 1 डिग्री व 2 डिग्री एमिनो की क्षारकता अमोनिया से अधिक होगी। ओके, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, किसके कारण, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। उपलब्धता का मतलब देने के लिए बोलेगा भाई मैं आराम से दे दूंगा, मेरे पास प्लस आई वाले 2 समूह, इसकी वजह से उपलब्धता बढ़ जाती है जिससे क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाती है। ओके, तो अपन बोलते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव का क्रम घटेगा तो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम भी घट जाएगा। तो ये थी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ठीक है, अब अगला एप्लीकेशन देखो अपना एल्कोहलों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। तो इसमें भी वही होगी भाई, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स में इसका भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स कैसे आता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये एल्कोहल होता है। ओके, तो एल्कोहल के अंदर अम्लता कहाँ से आएगी, वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो अम्लता आती है। 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं एल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक तो लिखा 1 डिग्री, एक लिखा 2 डिग्री और एक लिखा 3 डिग्री। ये तो तुम्हारा 3 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हो गया। अब सुनो भाई, यहाँ पर प्लस आई वाला एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात की थी, वो वाली बात यहाँ करने वाला हूँ मैं। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कब होगा आसानी से, कि जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है OH बॉन्ड आसानी से ब्रेक, मतलब आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा वहाँ
अम्लीयता बढ़ेगी, किसकी? एल्कोहल की। तो अम्लीयता कहाँ बढ़ रही है एल्कोहल की? आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर तो प्लस आई प्रभाव वाला जो समूह है ना, वो एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जब 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉनों को क्यों खींचेगा? तो ये वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, ये वाला और कम आसान। सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा, और जो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा उसकी अम्लीयता कम। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट रहा है? तो अपन बोलेंगे 1 डिग्री वाला बॉन्ड आसानी से टूटता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अम्लीयता का क्रम भी यही होगा, पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री की। ठीक है, देखो इधर प्लस आई प्रभाव के कारण तृतीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल से एवं द्वितीयक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल से कम अम्लीय होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसकी होगी? 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। मैंने लिखा है प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम। जब प्लस आई प्रभाव का क्रम घटेगा तो एल्कोहलों की अम्लता बढ़ेगी। अगर आपने यहाँ पर एल्कोहलों की अम्लता का बढ़ता क्रम लिखेंगे तो वो क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पर जो ये क्रम मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये किसका क्रम है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो क्रम है, ये प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम है और एल्कोहलों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, तो एल्कोहलों की अम्लता की बात भी होगी। अगला अपना है कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कार्बोनिल समूह की रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसमें क्या चीज़ अपना देखते हैं। ये तुम्हारा कार्बोनिल समूह होता है, CO समूह। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह होता है इसके लिए बोला जाता है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है? नाभिक स्नेही योगात्मक। जो बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, इसी यूनिट के का जो अगला चैप्टर है उसके अंदर अपन अभिक्रियाओं की बात करने वाला है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो वहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा क्या होता है। थोड़ा सा भी समझ लो कि यहाँ पर मान लो प्लस R ग्रुप लगे हुए हैं, तो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, तो अपन बोलते थे ना कि जिसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी और स्थायित्व तो कम होगा। तो यहाँ पर वही वाली बात आ रही है। तो ये वाला बॉन्ड इधर जाए तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बोला गया है कि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज कब जल्दी आएगा। तो अपन को पता है इस कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। मतलब ये वाला जो बंद है वो ध्रुवीय बंद है। कौन सा बंद है? ध्रुवीय बंद है। पोलैरिटी तो पाई जा रही है इस बंद के अंदर, और जब पोलैरिटी पाई जाएगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में यही अपन को समझना है कि कहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो अपन बोलते हैं कि जो -I प्रभाव वाले जो ग्रुप होते हैं ना, एक होता प्लस आई वाला और एक होता -I वाला। तो इस बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर आसानी से कब चले जाएंगे? तो ये अपन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 3 ग्रुप में लिखता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में। R, ये तो एसीटोन है, ये एल्डिहाइड है और ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो प्लस आई प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं। ये यहाँ पे एक लग रहा है प्लस आई प्रभाव और यहाँ पर एक भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो सुनना इधर, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ये लो, इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल काम करता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो मैं प्लस चार्ज लगा देता हूँ, चलो ऐसा करता हूँ, ये RH और ये HH। ठीक है, जो प्लस चार्ज आएगा उस प्लस चार्ज को देने के लिए, कम करने के लिए 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये छोटा,
यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है तो थोड़ा बड़ा, और यहाँ पर एक भी नहीं है तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज और बड़ा हो जाएगा। और अपन को पता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा भूख लगी होती है, इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की भूख सबसे ज़्यादा किसको लगेगी, जिसके पास एक भी एल्किल ग्रुप नहीं होगा प्लस आई वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा ये। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्लस आई प्रभाव होता है वो नाभिक स्नेहियों की क्रियाशीलता को कम कर देता है, या अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को नाभिक स्नेहियों के प्रति कम कर देता है। तो आप लोग इसमें हेडिंग डाल लो और लिखना स्टार्ट करो, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता। समझ में आ गया होगा आपके, आप लोग लिखो इसमें कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में, कार्बोनिल समूह से प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा, प्लस आई प्रभाव वाला समूह, कार्बोनिल समूह से प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ने से उसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जबकि माइनस आई प्रभाव वाला समूह क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे देखो, अपन इसको अगर लिखना चाहें, ये एसीटोन है तुम्हारा, है ना, 2 तो ये कम करेगा भाई, फॉर एसिटाल्डिहाइड, और ये तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम और प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही योग के प्रतिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। नाभिक स्नेही योग के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो ये अपने एप्लीकेशन हो गया। तो अपन ने अच्छे एप्लीकेशन देखे, ठीक है, आप लोगों के समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।